ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं केमिस्ट्री दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फ्रेंड्स क्या क्या हम कर चुके हैं एक बार बता देता हूँ। देखो, ये सब आयनाइंस कैटाइंस इनके आईपीएससी नोमेनक्लेचर से मैंने करवा दिया। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और उसके बाद वीबीटी दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी वे में कोशिश करूँगा समझाने की, क्योंकि वीबीटी से आपको जितनी चीज़ों के आंसर मिलते हैं वो काफ़ी सारे हैं। बहुत सारी चीज़ें वीबीटी से हमें पता लग जाती है, तो इम्पोर्टेंट है दोनों ही चीज़ें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वार्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो इन्होंने क्या बताया, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। इन्होंने कहा दैट एवरी एलिमेंट हैज़ टू टाइप ऑफ वैलेंसी जनरली ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब मैं एवरी कहूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट से रेफरेंस करेंगे। टू वैलेंसी, टू टाइप ऑफ वैलेंसी, दैट इज फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड एंड अ सेकेंडरी। तो प्राइमरी रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर, जो प्राइमरी थी वो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड थी, जिनसे जनरली वो आयंस बनाते हैं, जिनसे वो जनरली आयंस बनाते हैं, जनरली पॉजिटिव आयंस। सेकेंडरी जो थी वो कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड थी, जिसको एक्यूपाई होता था लिगेंड्स के थ्रू, जो लिगेंड्स के थ्रू सेटिस्फाई होते थे। तो दो वैलेंसी थी इनके अकॉर्डिंग, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। नाउ the ligands are directed in the fixed position in the space around the central metal। फिर उन्होंने कहा जो लिगेंड जुड़ गए वो 3D स्पेस मतलब खाली स्पेस में सेंट्रल मेटल से इस तरह से जुड़ते थे कि उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती थी। ओके, लाइक अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप में है। ऑक्टाहेड्रल मतलब एक दूसरे से मैक्सिमम पोजीशन पे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, चार तो एक प्लेन में स्क्वायर की तरह जुड़ते हैं, फिर एक ऊपर और एक नीचे, एक अप एंड एक बॉटम, ठीक है, समझ गए। इस तरह से जब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है तो दो टाइप से जुड़ते थे, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर अगर चारों सेम है जनरली, अगर अलग हैं तो टेट्राहेड्रल, ठीक, ये इन्होंने बताया। तो ज्योमेट्री डिपेंड करती थी किस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती थी इनकी, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4, 3, 2, 1 ये इसके हिसाब से चलता था। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? इसकी लिमिटेशन ये है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इज लिमिटेड टू अ फ्यू एलिमेंट्स ओनली। कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी, संकुल बनाने की जो क्षमता है वो कुछ एलिमेंट्स तक ही सीमित क्यों है? ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। सेकंड, बॉन्ड्स इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ डायरेक्शनल नेचर। इन्होंने कहा जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वो डायरेक्शन नेचर क्यों है? आपने उन्हें डायरेक्शन में ही क्यों फिट करा? वो कहीं भी प्रेजेंट क्यों नहीं रह सकते? वो कहीं भी प्रेजेंट क्यों नहीं रह सकते? क्या वो रोटेट नहीं कर सकते? क्या वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? वो डायरेक्शन नेचर के क्यों हैं? थर्ड पॉइंट, व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक नेचर एंड आइसोमेरिज्म। ये भी नहीं बता पाए कि इनका मैग्नेटिक नेचर कैसे होता है, इनकी आइसोमेरिज्म कैसे होती है। ये चीज़ें नहीं बता पाए, तो इसलिए जो थ्योरी थी फिर बाद में सीमित हो गई। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी क्या आई। दूसरी थ्योरी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, खास करके आपके टीजीटी एग्जाम के लिए। पीजीटी एग्जाम के लिए और ज़्यादा है, टीजीटी एग्जाम के लिए क्या है वो सुनो। टीजीटी एग्जाम के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, 3D सीरीज़। 3D सीरीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 3D सीरीज में हमें पता है जो एलिमेंट्स हैं दैट इज स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये है ना, ठीक है। ये हमें पता होनी चाहिए। इनके हमें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए दैट इज 21 से 30 तक। और इनमें जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता होना चाहिए। जनरली ये 3D1 4s2 से शुरू होता है और फिर 3D10 4s2 पे ख़त्म होता है। ये तो जनरल है, लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, ये 3D9 4s2 होना चाहिए, जबकि ये क्या रखता है, 3D10 4s1 भी रखता है।
ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे हम क्रोमियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, ये 3d4 4s2 होना चाहिए, जबकि ये 3d5 दैट इज हाफ स्टेबल होके 4s1 ये वाला रखता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि आउटर मोस्ट का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो इनका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें इनकी चेंज हो जाती है। इनके कारण क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्रिएट होती है, वेरिएबल वैलेंसी क्रिएट होती है, इनकी जो संयोजकता है वो बदल जाती है। किसी की होनी तो चाहिए 2, होती है 3, होती है 1, वो कैसे होती है, यही चीज़ मेन है। एक बात क्लियर होगी सबको, ये आपको पता लग गया। तो 3D सीरीज, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28 एंड कॉपर 29, 30। एक तो ये पता होनी चाहिए, इतनी क्लियर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2 एलिमेंट और हैं जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। वो जनरली कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, और एक है प्लेटिनम जिसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास लिख लेने हैं, बहुत ज़रूरी है। आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ठीक है। ये भी हमारे जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ होते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, अगर आप इतना करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले जो पिछले लिमिटेशन आए थे वो हमारे माइंड में होने चाहिए। एक लिमिटेशन तो ये था कि एक तो 2 टाइप की वैलेंसी है, चलो बढ़िया बात है, 2 टाइप की हमें पता है, वो तो सही था। लेकिन एक चीज़ तो ये कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कुछ एलिमेंट तक ही क्यों है, सभी एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना पाते, एक चीज़। सेकंड, अगर उनमें मैग्नेटिक बिहेवियर है तो वो क्यों है, और वो किसी एक पर्टिकुलर सबस्टेंस के साथ ही क्यों होता है, मतलब पर्टिकुलर लिगेंड्स पे क्यों होता है, सभी लिगेंड्स के साथ सेम बिहेवियर क्यों नहीं होता। 2 चीज़। तीसरी चीज़, वाई दे आर डायरेक्शनल नेचर, उनकी नेचर जो है वो डायरेक्शनल क्यों है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इस थ्योरी में हमें आंसर मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको जो मैंने बताई, वैसे अभी तक कुछ ऐसा बताया नहीं, लेकिन जो भी बताया वो क्लियर है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके टीजीटी एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, खैर आइसोमेरिज्म को छोड़ के, आइसोमेरिज्म को छोड़ के, क्योंकि आइसोमेरिज्म पूरा अलग टॉपिक है, उसको छोड़ के कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद भी ना निकले। ओके, चलो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट वार्नर्स थ्योरी का था, 2 टाइप की वैलेंसी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। वो कैसे है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है दैट सेंट्रल मेटल लॉसेज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस। सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और आयंस बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और आयंस बनाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूज sp and d orbitals for hybridization depending upon the number of ligands। सेकेंड पॉइंट ये है कि सेंट्रल मेटल अपने sp या d किसी भी ऑर्बिटल को किसी भी तरह से यूज कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और फिर उसमें लिगेंड्स आके रुक सकते हैं, एक चीज़। सेकेंड थिंग, जितने लिगेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है, जितने लिगेंड्स उससे जुड़ने आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर मान लो लिगेंड्स 4 हैं तो वो 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन करेगा, चाहे तो वो sp3 कर ले, चाहे वो dsp2 कर ले, दोनों में 4 ही होंगे। यानी d को पहले, d इनर वाले को ले ले, फिर s और p2 को ले ले, या फिर sp3 को ले ले, दैट इज बाहर वाला s और बाहर वाले p। तो वो डिपेंड करेगा कितने लिगेंड्स आ रहे हैं उस पर, चॉइस उसकी रहेगी कि वो किस तरह से उसे सिलेक्ट करता है। अब ये चॉइस भी आपको आंसर मिलेगा, ये चॉइस क्यों है। थर्ड पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर वैकेंट्स, तो उसने अभी ऑर्बिटल को क्या करा, हाइब्रिडाइज करा, जो कि वैकेंट्स होते हैं। वैकेंट्स तो होते हैं बट इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड हैव डेफिनाइट ज्योमेट्री। हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली होते हैं, समझो भी, उसमें लिगेंड्स आके जुड़ा नहीं,
वो खाली है लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे डिपेंड नहीं करती। मान लो sp3 है तो ऐसा नहीं होगा कि एक पे s की एनर्जी रहेगी, 3 पे p की, नहीं, उनकी एनर्जी सेम रहेगी, सब sp3 कहलाएंगे। एंड दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, इसलिए उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स रहती है। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले थ्योरी में पढ़ा था, पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी को रेफर होता है। ओके, इतनी बात क्लियर? पूरा का पूरा ये जो लाइन है ये हाइब्रिडेशन वाली थ्योरी को रेफर होता है। अब एक चीज़ हमें यहाँ से पता लग गई कि क्यों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, क्योंकि उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। पिछले वालों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताया, जिससे हमें ये पता लग गया कि वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्यों होते हैं। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दो थ्योरी को मैंने कनेक्ट करा, आपको समझ में आया कैसे? इस वाली थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन के कारण उसने बता दिया कि डायरेक्शनल नेचर कैसे होता है। ओके, क्लियर? चलिए, पॉइंट नंबर 4, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल ऑक्यूपाइज द इनर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू होन्स रूल। अब कुछ केसेस में, ध्यान देना, कुछ ही केसेस में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इनर ऑर्बिटल में जा सकते हैं, ठीक है, इनर ऑर्बिटल को बना के रखते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग उसमें फिल होते हैं। हुन्स रूल का मतलब क्या है कि जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ओके, ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की इन्फ्लुएंस में रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है अगेंस्ट द हुन्स रूल। ये 2 पॉइंट याद रखना। वैसे तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में हुन्स रूल के अकॉर्डिंग रहते हैं, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द हुन्स रूल। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की इन्फ्लुएंस में हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, हुन्स रूल के अगेंस्ट रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट किसके कारण होगा, ये आप पॉइंट याद रखना। रीअरेंजमेंट जो होगा वो किसके कारण होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के कारण। जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आएगा तब होगा। और रीअरेंजमेंट के कारण क्या हो जाएगा? अगेंस्ट हुन्स रूल। भाई हुन्स रूल क्या कहता है? सिंगली ऑक्यूपाई होना चाहिए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आएगा ना, वो क्या कहेगा, भैया एक काम करो, सिंगल ऑक्यूपाई के चक्कर में मत पड़ो, ना हुन्स रूल के, तुम अपने पेयरिंग कर लो अंदर की साइड जाके। ठीक है, समझ गए? ये होगा। अब इन्होंने कहा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो लाइक अगर हमारे पास ये वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, तो 2 तरीके से हो सकता है। n-1 d2sp3 भी हो सकता है, n-sp3 d2 भी हो सकता है। 2 तरीके से हो सकता है। चाहे तो हम इनर वाला d ले लें, चाहे हम आउटर वाला d ले लें। ठीक है, अब इनर वाला है तो हम इनर ऑर्बिटल्स कहेंगे, आउटर वाला है तो आउटर ऑर्बिटल्स कहेंगे। इनर वाले को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, आउटर वाले को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। उससे पहले 1-2 पॉइंट और है, वो भी समझ लो। पॉइंट नंबर 7, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म द m एंड लिगेंड्स सिग्मा बॉन्ड्स। तो कुल मिला के बात यह है, हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली थे, लिगेंड्स आ गए, लिगेंड्स अपने लोन पेयर लेके आ गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली थे, ऑक्यूपाई कर लिया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, मेटल्स में और लिगेंड्स में। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। ओके, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। अब 2 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। और आपको पता होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो मैंने अलग से समझा रखी है। इतनी बात क्लियर हो गई जी सबको? कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अभी। ठीक है, और अगर उतारना है तो कुछ चीज़ें जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो लिख लो। दैट प्राइमरी वैलेंसी
जो उसने बताई थी यहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, चेंज कर दिया गया बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द आयन से, कि जो सेंट्रल मेटल होता है इलेक्ट्रॉन निकाल के आयंस बनाता है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो अपने एम्प्टी sp-d ऑर्बिटल को यूज़ कर सकता है, कैसे भी यूज़ कर सकता है, चाहे तो इनर वालों को चाहे आउटर वालों को, जैसी उसकी मर्जी वैसे हाइब्रिडाइजेशन करता है। और ये भी कैसे होते हैं, एम्प्टी होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी एम्प्टी रहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इन्हें एक फ़ायदा मिलता है कि ये इक्वलेंट इन एनर्जी हो जाते हैं और डेफिनेट ज्योमेट्री के हो जाते हैं, यानी ज्योमेट्री जो है अराउंड स्पेस में फिक्स हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो इनर ऑर्बिटल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होन्स रूल के अगेंस्ट होन्स रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अगेंस्ट द होन्स रूल भी जा सकते हैं, यानी पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, चाहे तो वो इनर वाला डी ले ले, चाहे वो आउटर वाला ले ले। इनर वाला डी लेते हैं तो इनर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, आउटर वाले लेते हैं तो आउटर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। इनर वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आउटर वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास एक कंसेप्ट आया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में पेयरिंग हो जाती है, अगेंस्ट द होन्स रूल भरे जाते हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऐसा लिगेंड्स है जो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा ऐसा लिगेंड्स है जो वीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बनाई ये यही बता रही है। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं आयोडीन से, जो कि वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और आयोडीन से ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रोमाइड आयन, फिर Cl नेगेटिव, फिर NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, OX नेगेटिव, OX2 नेगेटिव, दैट इज ऑफ हेलोजन। ओके, OX2 नेगेटिव, H2O। ये सारे के सारे अगर मैं बताऊं आपको, ये सारे के सारे वीक ही कंसिडर होते हैं। उसके बाद पायरिडीन दैट इज PY और NH3 लगभग इक्वलेंट है। EN डाइफिनाइल, O ऑर्थोफिनाइल, NO2 नेगेटिव, CN और CO, ये हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, ये वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग तो NH3 भी है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड दे कॉज रीअरेंजमेंट एंड टू फॉर्म इनर ऑर्बिटल ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ गए इतनी बात, कि ये जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं इन्हीं के कारण रीअरेंजमेंट होता है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन दो पेजेस में कोऑर्डिनेशन का पूरा कंसेप्ट समाया हुआ है। तो अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है जी, समझे, शुरू कर दें। एक और बात, बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, चाहे तो बाद में लिख लेना, लेकिन लिख जरूर लेना। और बिल्कुल ना माइंड को ऐसा कर दो, एक एक चीज़ ना फटाफट से माइंड में आनी चाहिए जो मैं बोलूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये आइडेंटिटी, अगर आपने पहली क्लास ज्वाइन नहीं की है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स, या किसी बुक में इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ओके। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास मेन ब्रैकेट के अंदर। एक तो है Cr, ये हमारा सेंट्रल मेटल कहलाता है, जिससे ये सभी लिगेंड, जो NH3 है पूरा का पूरा एक लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स है और ये सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हैं। ओके जी, कहानी समझ में आई? ठीक है, ये जो 6 है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअली ये लिगेंड्स पे डिपेंड करता है, और जनरली अगर हमारा लिगेंड्स मोनोडेंटेट है, ये भी कहानी में बता चुका हूँ सारी, अगर मोनोडेंटेट है तो Cn नंबर लिगेंड्स के नंबर के बराबर होता है। बाकी अगर बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट है तो लिगेंड्स नंबर अलग हो जाता है लिगेंड्स के नंबर से। लिगेंड्स नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक, एक बात क्लियर? ठीक है, अब इसके ऊपर एक और ख़ास चीज़ थी सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज़ ये। अब ये है
चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। इतनी बात क्लियर हो गई? चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। एंड इर्रिस्पेक्टिव कि हमारा सेंट्रल मेटल है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हुई? जो अब तक मैंने समझाया उसका थोड़ा सा रिवाइज मैंने करा दिया। हाँ जी ठीक है, इतनी बात क्लियर हो ही गई होगी, कोई डाउट यहाँ पर होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये नहीं समझाना, अब मुझे समझाना है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये आया था कि जो सेंट्रल मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयन बनाता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी सेंट्रल मेटल या किसी भी मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है? हाँ या ना? कहानी तो पता होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस कर दिए। तो सबसे पहली चीज़ मुझे पता करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी ने भी यही कहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयन बनाता है, कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बताओ क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑफ लिगेंड्स। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट इज +3। अब आप कहोगे सर चार्ज ऑफ लिगेंड्स भी तो माइनस करो। फ्रेंड्स देखो, ये जो NH3 होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल स्पेसेस में आता है। फिर से रिपीट करता हूँ मेरी बात को, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड से, कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड से, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करता, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर सीधा सीधा क्या हो गया? +3। कहानी समझ में आई? छोटी सी चीज़ जो मैंने की, हाँ या ना? अच्छा लगा? और भी अच्छा लगेगा जब आप इसे थोड़ा सा समझ जाओगे। और अब शुरू करते हैं अपनी असली कहानी। Cr एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2। ये मैंने इसकी नॉर्मल स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, अब मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसका मतलब क्या हुआ? इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो मैं अगर Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो वो बनेगा 3d1, सॉरी 3d1 नहीं भाई, 4s के भी तो निकलेंगे, तो 3d1 नहीं, पहले तो 4s में से निकलेंगे, 0 हो गए, 2 खत्म, और एक निकलेगा 3 में से, d में से, दैट इज़ 3d3 बच जाएगा। अब 3d3 का मतलब क्या हुआ कि इसके जो 5 हैं, फिर एक s भी खाली हो गया 4 वाला, और 4p तो हमारे पास है ही। ध्यान दो, 4s अगर मौजूद है तो इसका मतलब 4p भी है, 4d भी है, भले ही खाली हो लेकिन है। तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पहले तो 4 थे, पहले 4 थे, चलो बना लेते हैं ऐसे भी, 4s और 4p। पहले क्या कहानी थी कि इसमें यहाँ पर d में 4 थे, s में 2 थे, s के दोनों चले गए, खाली हो गया, d में से एक चला गया, 3 रह गए। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, हाँ या ना? अच्छे से पता लगा कुछ? ओके, अब ध्यान से सुनना। अब मुझे पता कि मुझे ये NH3 रखने हैं, और NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, एक NH3 के पास एक लोन पेयर होता है।
और 6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो मुझे 6 खाली, बिल्कुल खाली चाहिए, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लेके आएंगे, तो मुझे 6 जगह खाली चाहिए। क्या मुझे 6 बॉक्स खाली दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 और 3 ये रहे, D2sp3। तो यहाँ पर ये 6 के 6 एम्प्टी किस में जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। किस में जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन हो गया इनका। अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या हुआ? जो Cr3 पॉजिटिव था वो था। अब की बार मैं क्या बना रहा हूँ? मैं पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, पूरा कॉम्प्लेक्स। Cr3 पॉजिटिव तक की तो बात बता दी मैंने। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स बताता हूँ कि इसके पास कितने आ गए, 6 अमोनिया। अब कहाँ आएंगे वो 6 अमोनिया? ये ध्यान दो, वो 6 अमोनिया या अमाइन कहाँ पर आए? देखो 3 ये अलग अलग है, अमाइंस यहाँ पर आकर जुड़े। समझो बात को, मैं 2 क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हर एक अमाइन अपना एक लोन पेयर लेके आया। आप डॉट से दिखाओ, क्रॉस से दिखाओ। तो एक NH3 यहाँ आ गया, एक NH3 यहाँ आ गया, एक NH3 यहाँ आ गया, एक NH3 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब मुझे बताओ, क्या इन NH3 की शेप अलग अलग है? क्या ये NH3 अलग अलग शेप वालों में गए या सेम? सेम, क्योंकि NH3 को लाने से पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। कहानी समझ में आई? D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये हमने रखे, तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर बनता है। इतनी बात क्लियर? तो अगर मैं इसे वैसे बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगा कि भाई एक NH3 यहाँ, एक यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बनेगा ना हाइब्रिडाइजेशन 6 के लिए। एक NH3 यहाँ, एक NH3 ऊपर, एक नीचे। ये तो है स्क्वायर प्लानर। और एक ऊपर की साइड है पिरामिड में और एक नीचे की साइड है। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शेप। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार जिसको क्लियर हो गया ना, जल्दी से बता दो कि हाँ सर इतना तो क्लियर है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है ये बता दो बस। बताने को तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जो फिलहाल पूछा है वो बता दो। देखो भाई, 3 अनपेयर्ड हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 3 अनपेयर्ड। अब जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ पैरामैग्नेटिक। एक चीज़ बता दी, चलो अच्छे समझ में आया ना भाई? अनपेयर्ड बच रहे, अकेले अकेले हैं, अनपेयर्ड हैं, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब एक चीज़ हो रही थी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर। इनर कब था? इनर कब था बताओ? जब हमारे पास D2sp3 था। तो मुझे ये भी D2sp3 दिख रहा है, देखो यहाँ पे, है कि नहीं? बताओ, है भाई? D2sp3 है, इनर होगा ही नहीं होगा? तो इसे मैं क्या कहूँगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जो इनर ऑर्बिटल होता है
वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपसे ये 3-4 चीजें पूछी हैं। क्या क्या पूछी जाती हैं? पहली चीज ऑक्सीडेशन नंबर। भैया जी 2 मिनट में बात कर रहा हूं बस। एक तो पूछी जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, क्लियर। सेकंड थिंग क्या पूछी जाती है? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर पता लग जाता है, शेप तो बताने कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ पता लग गई ना, पहली चीज़ ऑक्सीडेशन, दूसरी हाइब्रिडाइजेशन। तीसरी चीज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म पूछा जाता है। अब चाहे अनपेयर्ड से पूछो चाहे पेयर्ड से। पेयर्ड है डाया हो जाएगा, अनपेयर्ड है तो पैरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ और सबसे ज़रूरी, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। चलो एक और बनाते हैं, इसका बनाते हैं COF6 3 पॉजिटिव, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। COF6 3 पॉजिटिव, और इसके बाद ना COCN6 भी है। देखो मज़ेदार बात, दोनों बनाएंगे। पहले COF6 बनाएंगे। COF6 यहाँ फ्लोराइड क्या है, F क्या है, लिगेंड्स, CO क्या है, सेंट्रल मेटल, 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बताओ जल्दी। ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो CO का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाल रहे हो, वैसे एटॉमिक नंबर जो मिले लिखा 27 होता है, 27 ही होता है ना, हाँ 27 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है, मैं आपको बता दूं, वो आता है +3। आप चाहो तो निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के देखो एक बार, अच्छा कोशिश करो खुद। ओके, यहाँ आएगा +3। अब मैं CO27 के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वह है 3d7 4s2, 3d7 4s2 नॉर्मल स्टेट में। अब नॉर्मल से अगर मैं इसको CO3 पॉजिटिव की स्टेट में लिख दूँ, CO3 पॉजिटिव की स्टेट में लिख दूँ, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा बताओ, 3d6 4s0, हाँ या ना? ये चीज़ क्लियर हुई? 3d6 4s0, भाई पहले 2 4s में से, फिर एक अंदर 7 में से, 3d6 बच गया। 3d6 का मतलब क्या हुआ कि D वालों में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s खाली हो गया, इसके साथ जो P है वो मौजूद है। तो कुल मिला के मैं इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ कोई नहीं। अब ये मैंने ऐसे ही क्यों दिखाए, हुन्स रूल, समझ गए? पहले हमने क्या लगाया, हुन्स रूल। अब बात करते हैं, सेंट्रल मेटल की बात यहाँ तक खत्म हो जाती है। अब बात करेंगे लिगेंड्स की। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। लिगेंड्स है F नेगेटिव। F नेगेटिव मतलब F के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो लेके आ रहा। कितने हैं F? 6। क्या मेरे पास 6 खाली ऑर्बिटल हैं? बताओ मुझे, है क्या? दिख रहे क्या आपको कहीं? बोलो बोलो। नहीं दिख रहा है, हमें तो केवल S के दिख रहा है, 3 P के दिख रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर 4s आ गया तो इसका मतलब 4 ऑर्बिट पूरा है, 4th एनर्जी लेवल पूरा है। इसका मतलब इसके पास D भी है, भले खाली हो, भाई खाली तो P भी है, तो D भी तो मौजूद है, हम D2 ले लेंगे। तो क्या S P3 और D2 से काम बन सकता है मेरा? अगर मैं इन सब का उठा के हाइब्रिडाइजेशन कर दूं तो मेरे पास 6 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे कि नहीं?
हाँ या ना? कहानी समझ में आई? अच्छा लगा जान के? ये चीज़ हमें ये खेल खेलना है, क्योंकि अंदर वालों में तो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वालों में इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या करा, sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। ओके, ठीक है, इतनी बात। अब मुझे पता है 6 के 6 F ईजिली मैं इसमें ऑक्यूपाई करा सकता हूँ, ईजिली ऑक्यूपाई करा सकता हूँ। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, हाँ या ना? अब मुझे आप बताओ कि ये सबसे पहली चीज़, ये इनर है या आउटर है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? जल्दी से बताओ। अब तो समझ में आ रहा होगा। इनर कब होता है? n-1 जब हम लेते हैं, d2sp3। आउटर कब होता है? जब हम लेते हैं nsp3d2, यानी n का s, n का p और एक n का d, यानी कि इन चारों में जो n है, दैट इज एनर्जी लेवल है, वो सेम रहेगा। यस, इट इज आउटर। कैसा है ये? आउटर ऑर्बिटल। अब आउटर ऑर्बिटल है तो ये हाई स्पिन है या लो? कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, लो? स्पिन कैसा है, हाई या लो? आउटर में कैसा होता है? हाई, बिल्कुल सही। तो ये कैसा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर इनर होता तो लो होता। हमारे वाला कैसा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं? अब एक क्वेश्चन अगर वो देना चाहे, वो यहाँ से मिसमैच करके दे सकता है। वो आपसे पूछ सकता है आउटर ऑर्बिटल लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन। तो वहाँ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसको याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका ये है कि मान लो कोई चीज़ बहुत भार है, बहुत ही भार है, तो हमें क्या लगेगा, वो बहुत देर में घूमेगी। तो अगर मुझे बाहर वाली चीज़ को घुमाना है तो मुझे उसकी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। दैट इज़, इट शुड बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ गए? जितनी दूर है, अगर मुझे सेम टाइम में घुमाना है तो मुझे उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दैट शुड बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? तो अच्छा लगा जान के? समझ गए? बस अगली चीज़ क्या बतानी होती है? एक तो हमने स्पिन बताया, दूसरा बताना होता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड और नॉट? क्या इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? हाँ जी हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हैं, 4 हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबस्टेंस कैसा होता है? पैरा मैग्नेटिक। बस यही तो कहानी बतानी थी, ख़त्म। इससे अलग कोऑर्डिनेशन में कुछ नहीं आने का। पीजीटी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी चीज़ से आएंगे, यही बताने के लिए आएगा। आउटर है ऑर्बिटल हाई स्पिन है, इनर ऑर्बिटल है लो स्पिन है। एक चीज़ मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, सबस्टेंस दे देंगे उसका बनाना। तो फ्रेंड सबस्टेंस का शॉर्टकट से नहीं बनेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो इतना टाइम अभी मुझे लग रहा है वो केवल आपको समझाने के पर्पज़ से इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं लगेगा जब एक बार सीख जाओगे। लेकिन आई थिंक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और नहीं आया कोई बात नहीं, एक और देख लो। COCN6 3 पॉजिटिव सेम है, सेम ही है, ठीक है। CN की भी क्या होती है? नेगेटिव एक चार्ज होता है। जब एक नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO कितना आ गया? +3 आ गया, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं बताया क्या मैंने? खुद बताओ हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। देखो CN6 के लिए यहाँ पर CN6 के लिए दोनों में ऑक्टाहेड्रल है,
ठीक है जी, ठीक है। अब सुनो, उसी के भाई के पास आ जाओ, ये इसका भाई है, उसी की फैमिली का है, COCN6। इस बार F को हटा के CN आ गया, और CN कैसा है ये ध्यान देना, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, यानी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, जैसे इसको देखा CN को, आपके माइंड में आ गया एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, एंड एक और आ गया, इट कैन कॉज रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। दो चीज़ें आपके माइंड में एकदम आ गई, समझ लो, आधा क्वेश्चन सॉल्व। अब बाकी कहानी पहले वाले की तरह है, तो पहले वाले के तरह से जल्दी जल्दी बना के बताता हूँ। CO3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब कि कितना होता है 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 3d6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6, S खाली, P भी खाली, ठीक है, और D भी खाली। समझो अब बात को। अब यहाँ कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। हमने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कैन रीअरेंजमेंट अगेंस्ट द हुंड्स रूल। अब यहाँ एक मज़ेदार बात ये होगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना 3d6 के, CN पता क्या कहेगा, भैया मुझे नहीं चाहिए D2 बाहर वाला, मुझे तो अंदर वाला चाहिए, मुझे तो पास का चाहिए, मैं क्यों दूर रहूँ, मैं तो अंदर वाला लूँगा, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी पावर ज़्यादा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, CN के इन्फ्लुएंस में, कह रहा हूँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। इट मीन्स कॉज पेयरिंग, कॉज पेयरिंग। अब पेयरिंग हो रही है तो किसके अगेंस्ट हो रही है, अगेंस्ट हुंड्स रूल। समझ में आई कहानी जो अभी पढ़ी थी, एक एक पॉइंट निकाल के बता दिया मैंने कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। पेयरिंग हो रही है किसके अगेंस्ट, हुंड्स रूल के अगेंस्ट। अब हुंड्स रूल के अगेंस्ट अगर पेयरिंग हो रही है तो CO3 पॉजिटिव अब क्या बन गया, तो जो D वाला 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था वो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ये 4s ये 4p। तो अब मुझे बताओ, ये D2 खाली हो गया, ये S और ये P3। इस बार हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हुआ, N-1 D2sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और इन हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब रहा कि जो हमारा CN है वो इन 6 में अपने इलेक्ट्रॉन ला के रख लेगा, भाई D2 S और P3। तो कुल मिला के जो CN था उसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के कारण यहाँ पर पेयरिंग कराई, और अपना अंदर वाला जो खाली नहीं था उसको खाली करवा लिया। समझ गए। तो हमें ये बात पता लगती है कि F6 वालों में आउटर बना, F कमज़ोर था, वो बाहर वाले मिले, जहाँ मिला जैसा मिला रह लिया। मतलब कुल मिला के कह सकते हो जैसे अब गर्मी पड़ रही मान लो, तो गर्मी में ये समझ लो 3D में AC लगा हुआ था, 3D वाले में कमरे में AC लगा हुआ, ठीक है, इस ऑर्बिटल में AC लग रहा, तो बेचारा F वीक सा, उसे तो कह दिया बाहर ही रहे, बाहर हवा है पंखे की, बस उसमें काम चला, आउटर रखा उसे। लेकिन CN स्ट्रॉन्ग था, उसकी पावर है, ठीक है, तो उसे क्या कहा, तू आ जा AC में। उसने कहा एक काम करो, इनको साइड करो थोड़े से इलेक्ट्रॉन को, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके आऊँगा। समझ गए, ये है कहानी। मज़ा आया खैर ओके। अब मुझे बताओ ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर है, डायरेक्ट से डायग्राम भी बन जाएगा, इतना लॉन्ग जाना ज़रूरी है। हाँ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा डायरेक्ट से, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कब हमें इनर बनाना है, कब आउटर बनाना है, कब पेयरिंग करनी है, ठीक है। जो मैं समझाता हूँ मैं इस तरह समझाता हूँ कि कुछ और भी आ जाए ना तो भी आप कर सकते हो, ठीक है जी, इसलिए मैं इतना थोड़ा सा डीप चला जाता हूँ। खैर अब बात करते हैं इसकी। मुझे बताओ भी ये कैसा इनर ऑर्बिटल है कि नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ,
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ओके, बिल्कुल सही। ठीक है, एक चीज़ हमें ये पता लगी। दूसरी, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। मैग्नेटिक, ये होगा डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इस बार ये सारे के सारे पेयर्ड हैं, कोई अकेला नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ से पता ही लग गया कि D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और D2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब इसमें शॉर्टकट कहाँ कैसे लोगे वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, बाकी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, इनको करके देख लेना। NI वालों को एक मैंने पीछे छोड़ा, ये CRS2 होगा, ये आप करके देखना, इनकी ये सब चीज़ें आपको निकालने हैं, तभी आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। और आई गारंटेड कि कोई क्वेश्चन अगर ये चीज़ आ जाए कभी गलत नहीं होगी। ऑर्बिटल्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिज्म, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, ये सब, ये कभी गलत नहीं होने वाला। तो इसके साथ जो मेरा कोऑर्डिनेशन था, जितना आपका TGT में आ रहा था, वो मेरी ओर से होता है फिनिश। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ जुड़ जाना, कल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और चीज़ें ज़्यादा उनमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। दोनों क्लास हो गई, फिजिक्स की भी केमिस्ट्री की भी। फिजिक्स में क्वेश्चन आंसर कराए, कोऑर्डिनेशन आज पूरा हो गया, कल इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और कल फिजिक्स में जो चैप्टर मैंने बताया होगा, आई थिंक हीट वाला शायद, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुरू कर देंगे हीट वाला। So goodbye everyone, have a nice day, thank you for watching my class, thank you for watching my video, and see you tomorrow.